हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके तीनों में ही है, आरएस में भी है आपके और एसआई में भी है और आपके इसके अंदर आरपीएससी एएन के एग्जाम के अंदर भी आपके ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डीपीएसपी होता क्या है। डीपीएसपी भारतीय संविधान में ये उल्लेखित दिशा निर्देश हैं, विशेष रूप से जो भाग 4 में है या आर्टिकल 36 से 51 में। इनका उद्देश्य कानून और नीतियां बनाते समय राज्य द्वारा पालन किया जाना है। वे कानूनी रूप से अदालत रूप से लागू नहीं किया जा सकते, लेकिन इन्हें देश के शासन के लिए मौलिक माना जाता है और इनका उद्देश्य न्यायपूर्ण और कल्याण उन्मुख समाज बनाना है। तो इसीलिए इसको जो है डीपीएसपी को संविधान के जो आत्मा व दर्शन भी कहा गया है। ये गैर न्यायोचित है, यानी इसका मतलब है कि अगर कोई डीपीएसपी का अगर इनमें से आर्टिकल 36 से 51 के बीच में अगर किसी का उल्लंघन होता है किसी अनुच्छेद का, तो इसे न्यायालय द्वारा जैसे मूल अधिकार को लागू करवाया जा सकता है, वैसे इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। और इसका जो केवल उद्देश्य है वो है सामाजिक कल्याण करना। तो अब हम बात करते हैं कि भाई डीपीएसपी, ये तो हमने देख लिया क्या है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आरपीएससी पूछती है, कार्मिक बोर्ड नहीं पूछता है कि भाई इनमें से जो जितने डीपीएसपी है 36 से 51 में, उनमें से गांधी जी के प्रिंसिपल पे सिद्धांतों पे आधारित कौन कौन से डीपीएसपी है। जो हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल हुए हैं उनके प्रिंसिपल सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से हैं। इसी तरह से सोशलिस्ट प्रिंसिपल सामाजिक जो सिद्धांत है उनके ऊपर आधारित कौन कौन से डीपीएसपी है। तो हमने उसके अंदर भी वर्गीकरण किया, लेकिन हम एक बार इसको पढ़ने के बाद इसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई आर्टिकल 38 में जैसे मैंने याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है कि भाई सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, सामाजिक यानी लोक से रिलेटेड, लोक कल्याण है ना, लोक सहायता, मातृत्व राहत, मजदूरों की बात, पोषण की सुविधा, ये चीजें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई आर्टिकल 36 क्या कहता है। आर्टिकल 36 है वो बताता है कि भाई राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी है, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 36 के अंदर आती है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई राज्य की परिभाषा में यानी राज्य के भाग कौन कौन से। तो राज्य के भाग, एक हमारी सरकार है, शासन व्यवस्था है, हमारे पंचायत समिति है, म्यूनसिपलिटी है, हमारे पीएसयूज है यानी सार्वजनिक उपक्रम है। इसके अलावा जिनको भी अगर गवर्नमेंट फंडिंग करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी कोई निजी संस्था क्यों ना, वो भी राज्य सरकार का भाग माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के भाई आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 कहता है कि भाई जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल से तात्पर्य है कि भाई इनको जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। और एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डीपीएसपी जो है कि इनको न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता है, इसीलिए मैंने आगे लिख दिया कि ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 है वो एक सिंपल वर्ड में आप अगर आप याद रखो, क्योंकि वहाँ तो डेफिनेशन आपको पूरा मिलेगा लिखा हुआ कि भाई लोक कल्याण। आप इसको सिंपल वन वर्ड में अगर याद रखना चाहो तो वो है लोक कल्याण। लोक कल्याण से क्या मतलब है कि राज्य जो है प्रमोट करेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, और किसी भी तरह की अगर समाज के अंदर असमानता है तो उसको कम करने का प्रयास करेगा। यानी स्टेट प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड मिनिमाइज एनी फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल 39A, जिसमें ये भी क्वेश्चन है कि भाई 39 कब जोड़ा गया, 39A कब जोड़ा गया, 39B और 39C। ये हमने पिछले टॉपिक में भी हम देख चुके हैं कि 39B क्या कहता है, 39C क्या कहता है। आर्टिकल 14 के ऊपर इनको प्रायोरिटीज क्यों दी जाती है, कौन कौन से इनके रिगार्डिंग संविधान संशोधन हुए हैं, वो भी हम अभी वापस एक बार ये डीपीएसपी के बाद में देखेंगे, इनसे रिलेटेड संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 39A कहता है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, कि भाई जो काम की जो है समान जो है व्यवस्था होनी चाहिए, आदमी और औरतों में उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसर दोनों को मिलने चाहिए। आर्टिकल 39B कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपके भौतिक संसाधन है उनका जो है समानता के साथ में उनका वितरण होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि सारे भौतिक संसाधनों पर कब्जा किसी एक ही पार्टी का हो जाए। और इसी के तहत अगला आर्टिकल 39C है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो धन का है उसके केंद्रीकरण को रोकना। कि जैसे कि भाई भारत के अंदर 90% पॉपुलेशन के पास में 10% मनी है, 10% पॉपुलेशन के पास में 90% मनी है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे डीपीएसपी में है, इसलिए हम इसको न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं करवा सकते।
आर्टिकल 39D कहता है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, कि भाई समान काम के लिए जो है समान पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। और ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट जॉब है आप उसमें देखते ही हैं कि वहाँ पे लिंग के आधार पे वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 39E कहता है कि भाई जो वर्क है, जो भी आप कार्य करवाएं किसी से, तो वो उसकी एज के अनुसार, हेल्थ और स्ट्रेंथ के अनुसार होना चाहिए। मजदूरी उसके अकॉर्डिंग ही करवानी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप देखते होंगे कि आदमी की मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे उसका अलग विभाग के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और उससे वही काम करवाया जाता है जिससे कि वो कर सके। जैसे दिव्यांग है उनको भी रिजर्वेशन दिया तो उनसे वही काम करवाया जाएगा कि जो वो कर सकते हैं। आर्टिकल 39F कहता है कि भी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, यानी बच्चों के जो बचपन का जो है संरक्षण होना चाहिए। तो बचपन का उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिले उनके स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए, उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात करता है हमारे 39F। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 39B और 39C, जो कि आपको याद रखने हैं कि 39B डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात करता है। 39C जो है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A। 39A बात करता है हमारे, प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर की। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वकील नहीं कर सकता है तो सरकार उसके लिए जो वकील की व्यवस्था करेगी, क्योंकि भारत में जो न्याय सिस्टम, जो न्याय पाने का तरीका है या जो वकीलों की फीस है वो बहुत महंगी है। तो लेकिन ये बात सबके लिए लागू नहीं है, ये केवल और केवल गरीब है। गरीबों में कौन आते हैं? जैसे हमारे BPL है, SC ST है, महिला है। तो ये जो उनको है कि भाई मुफ्त विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 40 ये हमारे गांधी जी के प्रिंसिपल पे ये बात करता है कि भाई जो शक्ति और प्राधिकार है, पावर और अथॉरिटी है, वो कि जो है ग्राम पंचायतों को दी जाए, ताकि धन जो सत्ता का है वो विकेंद्रीकरण की बात करता है। कुल मिलाकर आर्टिकल 40 हमारे किसकी बात करता है? सत्ता के विकेंद्रीकरण की, कि सत्ता जो है एक ही आदमी के हाथ में ना हो, सत्ता जो है सबके हाथ में बटी हुई हो। आर्टिकल 41 बात करता है लोक सहायता की। अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 38 के अंदर लोक कल्याण की, ये है आर्टिकल 41 लोक सहायता की। अब लोक सहायता कैसे, यानी सहायता देनी है आपको, तो ये करता है कि वे सिक्योर राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार की, शिक्षा के, पब्लिक असिस्टेंस की। अगर आप मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो तो आपको कि जो है सरकार की तरफ से सहायता मिले, जिसको आज हम बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता की। ओल्ड एज के अंदर अगर आप बीमार हो, ओल्ड एज के अंदर पेंशन मिलती है आजकल, जो कि ओल्ड एज सम्मान निधि, वृद्ध जन सम्मान निधि के नाम से पेंशन मिल रही है। बीमारी के अंदर चिरंजीवी योजना चल रही है, 70 साल के प्लस लोगों को 5 लाख का कैशलेस इलाज और मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से। डिसेबलमेंट यानी दिव्यांग के केस में सरकार सहायता दे रही है, आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाने की सहायता दे रही है। तो आर्टिकल 41 बात करता है, अगर एक वर्ड में आप इसे याद करें, कि भाई लोक सहायता की, कि सिक्योर राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार की, शिक्षा की, लोक सहायता की, ओल्ड एज में सहायता, सिकनेस में सहायता, डिसेबलमेंट में आपको सहायता प्रोवाइड करवाता है आर्टिकल 41। आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंगल वर्ड याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ मिस कर दी, ऐसा नहीं होता। आपको हल्का आइडिया होना चाहिए कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, और ये याद भी ऐसे ही होंगे एक एक शब्द से। आर्टिकल 42 बात करता है मैटरनिटी रिलीफ की और जस्ट ह्यूमन वर्किंग कंडीशन की। मैटरनिटी रिलीफ से मतलब है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनके जो अवकाश होता है, कि भाई उनके अगर जॉब में है तो उनको प्रॉपर अवकाश दिया जाए, रेस्ट दिया जाए उनको, और वो भी सवैतनिक। इसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम भी चला रही है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी लीव इनको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं मैटरनिटी रिलीफ। और उनके काम करने की जो है ह्यूमन, मानवीय दशाएं होनी चाहिए काम करने की किसी भी मजदूर के। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हानिकारक उसमें काम कर रहा है, अगर जैसे कोई सीवरेज के अंदर उतर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है कि भाई मजदूरों के लिए जो है जीवन निर्वाह मजदूरी कम से कम देनी चाहिए। इसलिए सरकार ने मिनिमम 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिमम वेतन जो है वो तय करा है, कि भाई मिनिमम किसी भी मजदूर को आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी में रखते हो तो आपको उसको 18,000 रुपये आपको कम से कम उसको पे करना होगा।
तो मज़दूरों के लिए जीवन निर्वाह मज़दूरी होनी चाहिए। अब जीवन निर्वाह मज़दूरी तो हो गई, उसके अलावा कि जो इसके अंदर जो सरकार न को प्रयास करने चाहिए कि भई कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से ग्रामीण के अंदर ही कम पैसों के अंदर रोज़गार अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे जो शहरों की ओर जो पलायन है वो भी कम होगा। और इसी के आर्टिकल के तहत बात की गई है कि भई जो गरीब गाँव के जो मज़दूर हैं, ग्रामीण लोगों हैं, ग्रामीण के लिए उनका ग्रामीण लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना तथा संपूर्ण जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो अगर आर्टिकल 43 अगर आपको याद करना हो तो उसके सिंपल एक वर्ड में याद करो आप मज़दूर। अब मज़दूरों के लिए कि भई जीवन निर्वाह मज़दूरी होनी चाहिए, मज़दूरों के लिए कि भई आपके कुटीर उद्योगों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। उन्हीं का आपको आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, उनका होगा तो फिर ग्रामीण विकास अपने आप ही हो जाएगा। आर्टिकल 43 के अंदर क्या है कि 2 बार संशोधन हुए, तो उसके अंदर एक बार तो 43 ए जोड़ा गया और एक बार 43 बी जोड़ा गया। 43 ए की बात करें तो 43 ए के अंदर आता है कि वर्कर का जो है पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। तो आज आप ये देखते हो कि जो भी गवर्नमेंट ये जो सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयूज़ हैं, इनकी यूनियन होती है। ये यूनियन मैनेजमेंट के साथ बैठ के डील साइन करती है कि भई जैसे अगर पे कमीशन लगाना हो, पे रिवीज़न इनका करना हो, तो इनका पे रिवीज़न कंपनी करती है। तो उसके अंदर भी मैनेजमेंट के अंदर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वर्कर। अगर कुछ खिलाफ करते हैं तो ये लोग हड़ताल भी करते हैं। तो ये हमें सुविधा देता है हमारा आर्टिकल 43 ए। 43 बी आर्टिकल कहता है प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित आर्टिकल कौन-सा है? तो वो हमारा आर्टिकल है 43 बी। आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता। समान सिविल के यानी भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं, उनके धर्म के अनुसार अलग-अलग कानून चलते हैं। कुछ कानून हिंदू धर्म के चलते हैं, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ ईसाई। तो ये कानून हमें कहता है कि भई धर्म के आधार पे नहीं सभी नागरिकों को जो है समान प्रकार के कानून का पालन करना होगा। तो समान जो सिविल संहिता होगी, नागरिक कानून होंगे। तो ये आर्टिकल कौन-सा है 44 जिसके ऊपर अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इसके अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अभी उसको लागू नहीं किया गया है। आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है कि आपने देखा था आर्टिकल 21 है आरटी के तहत, इसके अंदर था कि भई 6 से 14 साल का जो बालक है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसी तरह से आर्टिकल 45 के अंदर है अर्ली चाइल्डहुड केयर की यानी 6 साल से पहले जो उसके बच्चे की चाइल्डहुड केयर किया जाए तथा उसको एजुकेशन शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए आपने देखा होगा भी चाइल्डहुड केयर के लिए आंगनबाड़ी जहाँ पे बच्चों को खाना-पीना, दूध वगैरह, खेलने की वगैरह तो ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है आर्टिकल 45 के तहत। आर्टिकल 46 बात करता है कि भई अगर कोई एससी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, एससी, एसटी या कोई अदर वीकर सेक्शन है, तो उनके जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक जो हितों को है, उनको बढ़ावा देना। यानी कुल मिला के एससी और एसटी और कोई अदर वीकर सेक्शन है, तो उनका जो सब तरीके से आपको कल्याण करना है, चाहे वो सामाजिक कल्याण हो, चाहे आर्थिक कल्याण हो, चाहे शैक्षणिक कल्याण हो, उनके जो हितों को जो है बढ़ावा देना। आर्टिकल यानी इसको याद रखना हो आर्टिकल 46 को तो आप एससी-एसटी के कल्याण से याद रख सकते हो। आर्टिकल 47 बात करता है कि भई पोषण को कि भई सरकार जो है वो लोगों के जो पोषण और जीवन स्तर को जो सुधारने के लिए प्रयास करेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर सुधार करेगी। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अभी हम पहले देख चुके हैं कि भई सरकार ने जो है निःशुल्क चिकित्सा सहायता हमें प्रोवाइड करवा रखी है चिरंजीवी के रूप में, जिसका नाम अभी आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। ठीक है? और सरकार दूसरा काम करेगी कि भई जो भी औषधीय प्रयोग में जो आती है दवाइयाँ, उनको छोड़कर अन्य जो भी हानिकारक मादक पेय है, उनके ऊपर रोक लगाने का प्रयास करेगी। हानिकारक इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, उन पे भी रोक लगाने का प्रयास करेगी। तो आर्टिकल 47 को आप 2 रूप में याद कर सकते हो, एक में पोषण और जीवन स्तर के अंदर सुधार करने के लिए और दूसरा हानिकारक जो दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए। आर्टिकल 48 करता है कि भई कृषि और पशुपालन के संगठन के विकास के लिए, कि भई जो कृषि और पशुपालन के अंदर वैज्ञानिक तरीके से जो है सुधार किया जाए और उसके लिए सरकार अलग-अलग तरह के जो है ये वो खाद यानी नैनो यूरिया, नैनो खाद जो है न लिक्विड यूरिया प्रोवाइड करवा रही है सरकार। सरकार अच्छे-अच्छे जो है बीज 10 साल पुराने बीज है वो प्रोवाइड करवा रखी है यानी सीड मिनी किट प्रोवाइड करवा रही है। और दूसरा जो भी मालवाहक पशु है या जो दुधारू पशु है उनके पशुवध के ऊपर क्या लगाई जावे रोक लगाई जावे, उनको मारा नहीं जावे, उनके स्लॉटरिंग पे क्या करा जाए रोक लगाई जाए और उनके जो नस्लों का जो है संरक्षण किया जाए।
तो सरकार यानी आर्टिकल 48 में आप 3 पॉइंट क्या याद रख सकते हो भी कृषि और पशुपालन का जो है वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाए। वो दुग्धारू पशुओं का जो है दुधारू और वाहक पशुओं का जो पशुवध को रोका जाए और उनके नस्लों का जो है संरक्षण किया जाए। इसमें बाद में संशोधन से आर्टिकल 48 ये जोड़ा गया कि जिसके अंदर बात की गई हुई जो हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण किया जाए और उसका सुधार किया जाए। यानी जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारे इसको पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अदर किसी भी प्रदूषण से तो उसको जो है सुधार किया जाए और जो बचा हुआ है उसका संरक्षण किया जाए। और सुधार करने के लिए हम इसके अंदर पेड़-पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि अभी सरकार का इसी साल का टारगेट है 7 करोड़ पौधे लगाने का। और दूसरा कि भई सेफगार्ड यानी सुरक्षित सुरक्षा की जाए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी वन और वन्य जीवन की जो है सुरक्षा की जाए। सुरक्षा कैसे? वहीं पे इन सिटू यानी जगह-जगह अभयारण्य घोषित करके। अभी एक नया अभयारण्य कुंभलगढ़ को घोषित किया जाना बाकी है। आर्टिकल 49 बात करता है, कहता है कि भई जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो भी हमारे स्मारक है, स्थान है, वस्तुएँ हैं, कोई कलात्मक चीज़ें हैं हिस्टोरिकल महत्व की और कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज़ महत्व है तो उसका जो है हमें संरक्षण करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा अभी हमारी बहुत सारी मूर्तियाँ विदेशों में बेची गई है, तो हम आज प्रयास भी कर रहे हैं कि वहाँ से हम मूर्तियों को लाएँ और जो यहाँ है उनको खंडित होने से, टूटने से उस स्मारक को बचाने का एएसआई को सौंप दिया जाता है, उनके संरक्षण का प्रयास किया जाता है 49। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में भी की थी कि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव पार्ट और जुडिशरी पार्ट हमारा जो है दोनों अलग-अलग है, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि भई न्यायपालिका जो है हमारे कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप करती है। वो जिसको हम जो है एक नाम दे देते हैं कि भई न्यायपालिका जैसे कई बार किसी की नियुक्ति कर देती है, जैसे काले धन की एसआईटी बनाई थी मोदी जी ने तो उसके अंदर लोग इन्होंने जो उस एसआईटी के अंदर लोग चेंज कर दिए थे। तो बहुत बार करती है तो कहीं न कहीं इन दोनों के अंदर कलह चलती रहती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो ये कहता है कि भई पूर्णतः इनके अंदर सेपरेशन होना चाहिए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर। इसी तरह आर्टिकल 51 जो है वो बात प्रमोट करता है हमारे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का। अब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से तात्पर्य है कि भई जो सरकार है हमारी, वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे कानून हैं, उनका पालन करेगी। दूसरे देशों के साथ में सम्मानजनक जो है रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करेगी और उनके भी कानूनों का पालन करेगी। आपसी रिश्तों को जो है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, वो रिश्तों को मजबूत करना। अब बात करते हैं कि भई हमने कौन-कौन से न्यू डीपीएसपी जो है हमने अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड करे हैं। तो एक हमने अमेंडमेंट जोड़ा था 42 जो हमारा संविधान संशोधन है उसके तहत हमने 39, 39A, 43A, 48A तो ये हमने 4 जो है हमारे डीपीएसपी ये हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किए। तो ये पूछ लिया जाता है भई कौन-कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड हुए हैं? ये क्वेश्चन है सारे के सारे। इसी तरह 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 38 जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 45 जोड़ा गया। 97 संविधान संशोधन के अनुसार आर्टिकल 43 बी जोड़ा गया। 43 बी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। 45 है हमारा एजुकेशन 0 से 6 का। आर्टिकल 38 है हमारे लोक कल्याण की बात करता है। 48A हमारे एनवायरनमेंट की बात करता है। 48A 43A हमारा मैनेजमेंट की जो है वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में बात करता है। 39A हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है फॉर मेन एंड वुमेन की और 39 के अंदर एफ तक आपके सारे के सारे है ये। तो पहले बी से लेके एफ तक आए थे उसके बाद में एक्स्ट्रा ए जोड़ा गया था इसलिए अलग से नाम है 39A। तो ये है आपके डीपीएसपी। अब हम बात करते हैं इसके कि क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी क्या-क्या है। तो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है यानी जो कि डीपीएसपी जो कि सामाजिक सिद्धांत पे आधारित है वो है हमारे जैसे आर्टिकल 38 जो कि लोक कल्याण की बात करता है। आर्टिकल 38 में हमने लोक कल्याण की बात देखी थी कि भाई जो हमारा राज्य है
वो लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय जो है उपलब्ध करवाएगा, तथा किसी भी तरह की अगर असमानता होती है तो उसको जो क्या करेगा, खत्म करेगा। आर्टिकल 39 में ए से लेके अब तक हम देख चुके हैं। 39 ए हमने समान अवसर की बात करी थी, अभी बात करी भाई आदमी औरत के लिए समान अवसर होने चाहिए काम के। 41 लोक सहायता की वजह से ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, बेरोजगार है, तो उनको जो है लोक सहायता प्रोवाइड की जाए। 42 मातृत्व राहत की भी, मातृत्व कंडीशन के अंदर उनको जो है कि उस तरह की काम करने की वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, उनकी छुट्टियां वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 43 और 43 ए, 43 मजदूरों के लिए वे जीवन निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, यानी जैसे वो डिसेंट लाइफ जी सके, कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, उनका संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को विकास का बढ़ावा देना, वो 43 में। 47 बात करता है कि भाई पोषण की, यानी कि जीव व्यक्ति के जो जीवन स्तर को, पोषण को जो बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, और जो टॉक्सिक जो दवाइयाँ वगैरह हैं, जहरीली हानिकारक मादक पेय पदार्थ हैं, उनको क्या है, उनको रोक लगाना उन पर। आर्टिकल 40 बात करते हैं गांधी जी के सिद्धांत पे। गांधी जी बात करते थे सत्ता के विकेंद्रीकरण की। उनका मुख्य था ग्राम पंचायत का गठन, जितना भारत में हुआ है वो गांधी जी के सिद्धांत के आधारित पे ही हुआ है, उस सिद्धांतों के आधार पर ही हुआ है। तो आर्टिकल 40 बात करता है हमारे ग्राम पंचायत की। आर्टिकल 43 में हमने देख ही चुके हैं कि भाई ये अभी पीछे देखा हमने मजदूरों के लिए, गांधी जी इसकी भी बात करते हैं। 43 बी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे गांधी जी ग्रामीण का विकास करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी का ही एक तरीका है। 46 की बात करें तो एससी एसटी अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने हरिजन जो है सेवा संघ बनाया था, आपको पता हो। तो एससी एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कि उनका जो शैक्षणिक विकास हो, एससी एसटी कोई अगर अदर वीकर सेक्शन हो तो उनके जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों को जो है बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 हम देख चुके हैं, पोषण और इंटॉक्सिक। और 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन को जो है बढ़ावा देना, उनकी नस्लों के अंदर सुधार करना, उनके पशुओं के जो वध के ऊपर है वो रोक लगाना। आर्टिकल 44 बात करता है यूसीसी की, वही समृद्ध धर्मों के लिए जो है समान नागरिक के कानून हो। आर्टिकल 45 हो गया अभी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनके एजुकेशन के बाद। आर्टिकल 48 हो गया हमारा एनवायरनमेंट, 48 तो हो गया हमारा, 48 ए हो गया हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। 49 हो गया हमारा मोनूमेंट के जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी हमारे स्मारक है, कोई वस्तु है कि भाई हमें उनका संरक्षण करना, उनके निर्यात पर रोक लगाना आदि चीज़ें। आर्टिकल 50 बात करता है पावर सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। आर्टिकल 51 बात करता है हमारे इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारे हो गए कि हमारे आज की डीपीएसपी कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो अमेंडमेंट हुए हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के रिगार्डिंग, कि भाई इनमें से कौन इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं है, डीपीएसपी क्यों जरूरी है, या फंडामेंटल राइट का कौन से डीपीएसपी वायलेशन करते हैं, सरकार की क्या मंशा थी, कौन कौन से कानून लाए गए, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।